ठीक है, ठीक है। तो अभी ना जैसे कि अपन ने पूरा फोटोसिंथेसिस ऑलमोस्ट निपटा ही लिया है। अभी जो बच रहा है वो अपना बच रहा है C4 साइकिल बच रही है। मैंने आपको टॉपिक शुरू करने से बताया था पहले कि एक C3 साइकिल होती है और एक C4 साइकिल होती है। तो अभी आपकी सिर्फ C4 साइकिल बच रही है और एक बच रहा है फोटो रेस्पिरेशन, जो कि वेस्ट प्रोसेस होता है। ठीक है। और आपका जो फोटो रेस्पिरेशन है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, वो आपका बस बच रहा है। और ये बहुत ही इजी, जिसे बोलते हैं ना, अब आपने जो अभी तक पढ़ लिया ना वो बहुत ज्यादा हार्ड वाला पोर्शन था। अब आपका सबसे सॉर्टेड और इजी वाला पोर्शन बच रहा है। तो उसमें मैं आज आपको C4 साइकिल समझा दूंगी कि क्या होती है क्या नहीं, और इवन आपको वो बहुत फटाफट फटाफट से समझ आ जाएगी, क्योंकि वो जो पूरी साइकिल है उसका आधा पार्ट आप पढ़ चुके हो और आधा पार्ट आज अपन पढ़ने वाले हैं, जो कि 2 मिनट का काम है। उससे पहले अपन थोड़े से क्वेश्चंस वगैरह भी करते हैं कि आपने क्या क्या उसमें देखा है, क्या क्या नहीं, और कुछ चीजें जो अपनी स्किप हो गई है वो क्वेश्चंस के थ्रू अपन उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। वो आपको बता देंगे बेटा। मैम आपने ओह, बोला था फॉस्फोराइलेशन बताने के लिए। हाँ, वो फॉस्फोराइलेशन का एग्जैक्टली उसका बेटा जो मैंने आपको बताया था ना, इट्स कंसीडर हियर एनर्जी ओनली, डोंट कंसीडर, क्योंकि मैंने उसको पूरा एग्जैक्ट, जैसा मैंने आपको उस क्लास में एक चीज बताया था, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, यही मैंने आपको बताया था। और अगर आप मेरे नोट्स में भी जाके देखो, मैंने वहां पे चेक किया था, मैंने आपको लिख के बताया था, फोटो फॉस्फोराइलेशन एक टॉपिक पढ़ाया था, हाँ के ना। तो उसमें मैंने आपको बताया था इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, याद आ रहा है? यस मैम। तो वहां पे एटीपी का फॉर्मेशन मतलब समहाउ कोई भी एनर्जी का फॉर्मेशन वहां पे हो रहा है। पर एनसीईआरटी, मैंने आपको जैसे एक बात और बता दूं, एनसीईआरटी नो मैटर व्हाट जो बोलेगी आपको उस पर स्टिक रहना पड़ेगा। वहां पे आपके एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बट फिर भी वहां पे है ना लिखा हुआ है फॉस्फोराइलेशन वाला स्टेप, तो आपको वहां पे एनर्जी ही कंसीडर करना है। ठीक है, समझे बात? तो मैंने आपको जो बोला, हियर डोंट कंसीडर एटीपी, कंसीडर एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज प्रोड्यूसिंग, सो दैट इट इज द फॉस्फोराइलेशन, दैट्स इट। ठीक है। यस मैम। तो जो मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट वही है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, मैंने उसके बाद देख लिया था। और क्योंकि मैं ये आपको एक चीज इसलिए बता दे रही हूँ, जैसे आप कभी 12th में जाओगे तो उसके अंदर आपको एक चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर मैं आपको बताती हूँ क्या चीज है, जिसे आपके हिसाब से मोस्ट कॉमन बैरियर मेथड विच हैज बीन यूज्ड टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन जैसे कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जब कोई इंटरकोर्स परफॉर्म करता है, तो सबसे ज्यादा जो बैरियर मेथड है वो कौन सा यूज किया जाता है हमारे दिमाग में? आपको सबको पता होगा, वाइडली यूज करते हुए आपने देखा होगा, कॉन्डम्स यूज होते हैं। हाँ के ना, सबको यही पता होगा, हाँ के ना। यस मैम। बट यस मैम। हमारे एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दे रखा है। हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है IUCDs। ये इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, जो कुछ मेटल का और कॉपर का बना होता है। तो वो एनसीईआरटी ये कहती है कि उस कॉपर के मेटल को कुछ एक टी शेप में होता है, जो फीमेल के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये नीट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है और जो गलत होता है, तो वो एक टी शेप का जो कॉपर है वो फीमेल में इंसर्ट किया जाता है, राइट यश, है ना, जिसको कॉपर टी बोलते हैं। तो वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्या आपने देखा है, या आपको तो बस पढ़ा है, आपने कभी आपने इसको रियल लाइफ में देखा भी नहीं होगा? बट हमारी ये एनसीईआरटी कहती है कि सबसे ज्यादा यूज यही होता है। तो आपको यही लिखना पड़ेगा, भले आपको पता हो कॉन्डम, नो मैटर व्हाट। ठीक है। यस मैम। तो अभी आपके जब 12th में जब आप ये पढ़ोगे ये वाला चैप्टर, तब आप ये वाला याद करना। उस वक्त आपको कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है आई डोंट नो, तो ये आपको मैंने बता दिया है, ऐसी चीजें होती है। तो वही कोमल, मैं उसी से आपको ये रिलेट करवाना चाह रही हूँ कि अभी फॉस्फोराइलेशन अगर उस स्टेप में दे रखा था कि इस स्टेप में होता है, इट मीन होता है नो मैटर वॉट। ठीक है, तो आपको वहां पे लिखना है। और मैंने वहां पे इसलिए उसको मेंशन किया था बिकॉज इट इज मेंशन इन एनसीईआरटी। और आपकी पूरी दुनिया का लॉजिक कुछ बोले, एनसीईआरटी जो बोलनी है आपको नीट में वही फॉलो करना है। ठीक है, यस मैम। चलो। विजिबल सबको स्क्रीन? यस यस मैम। मैम। यस मैम। चलो ये अभी ब्लैक ना, एंड व्हाइट ही है। हाँ ये ब्लैक एंड व्हाइट ही है, इसको कलर करना है तो मैं इसको सजा दूंगी, बट मैं उसे सजाना चाहती नहीं हूँ इसे, है ना।
क्योंकि मुझे मेरे को खुद को सजाने का टाइम नहीं है, तो इसको तो मैं बिल्कुल नहीं सजा रही हूँ ना। अरे सुहानी, वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है यार, लेट इट बी। मुझे ही समझ नहीं आ रहा, आपको क्या आएगा? ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। मैंने आपको टॉपिक शुरू करने से पहले दो टाइप की साइकिल बताई थी, एक C3 साइकिल बताई थी और एक C4 साइकिल बताई थी। मैंने इन दोनों में डिफरेंस बस इतना सा बताया था, C3 साइकिल बहुत ज्यादा कॉमन होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, कॉमन होती है। और C4 साइकिल इतनी ज्यादा कॉमन नहीं होती है। ये एक स्पेशल प्रोसेस है। तो ये स्पेशल प्रोसेस क्यों है? ये उन प्लांट्स में होता है, लेट से आज हमारे क्या है, हमारे जो डेजर्ट्स में प्लांट है, क्या वो स्पेशल है कि नहीं है? वो स्पेशल है, क्योंकि डेजर्ट वाले प्लांट अच्छे से अपने आप को सरवाइव करवा लेते हैं इतनी गर्मी में, जहां उनको पानी नहीं मिल रहा है, जहां उनको खाना नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने अपने आप को कुछ ऐसे बिल्ड किया है, कुछ स्पेशलिटी लेकर आए हैं, जो इतने हार्श एनवायरमेंट में भी वो अपने आप को क्या कर पा रहे हैं, बना के रख पा रहे हैं। तो वो क्या है, C4 प्लांट, मतलब उनके अंदर कुछ एक स्पेशल अरेंजमेंट है, या फिर क्या है, एक स्पेशल प्रोसेस है। समझे? तो वो प्रोसेस क्या है, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज हमने जब C3 पढ़ रहे थे, तब हमने क्या पूरा साइकिल पढ़ा था, केल्विन साइकिल, जिसके अंदर आपको याद आ रहा हो 3 स्टेप में हमने वो पूरा साइकिल निपटा दिया था। यस मैम। हमने C3 और C4 किसके बेसिस पे नाम दिया था? कोई मुझे बताएगा? जस्ट एक वेट अ मिनट, मुझे बताओ ज्योति गर्ग, कि हमने C3 साइकिल और C4 साइकिल किस बेसिस पे नाम दिए थे? कोमल। पूजा। शिवानी। श्रेया। श्रुति। सुहानी। जीवा। कविता। मैम पी साइकिल नाम दिया था जिसमें पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। 3 मॉलिक्यूल्स। उसका प्राइमरी प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर देखने होते हैं। नैन्सी। मैम कार्बन मॉलिक्यूल्स के बेस पे। ठीक है, C3 में कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं? मैम 3। और C4 में कितने होते हैं? मैम C4 में 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वो कार्बन मॉलिक्यूल्स क्या है, वो प्रोडक्ट है या जिसके अंदर वो एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टर है? मैम प्रोडक्ट। वेरी गुड। तो देखो क्या है, मैंने आपको बताया था यार, C3 साइकिल वो साइकिल है जिसके अंदर जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो 3 कार्बन का बन रहा है, और C4 साइकिल वो है जिसके अंदर जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो है 4 कार्बन का। तुमने उड़ा दी है पूरी की पूरी C3 साइकिल, किसी को C3 साइकिल नहीं आती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, तो ऐसा ही है, तुम राम कहानी सुनते रहना, और तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं C4 साइकिल। तो C4 साइकिल में सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा, फर्स्ट प्रोडक्ट मैं यहाँ पे जो बनाने जा रही हूँ, वो कितने कार्बन का बनेगा? 4 4 कार्बन। कार्बन कंपाउंड बनेगा, 4 कार्बन का होगा। और वो 4 कार्बन का कंपाउंड कौन सा होगा, कोई मुझे बताएगा? एनीवन? नो? चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारे किस में पाए जाते हैं? C4, सॉरी, C4 साइकिल किस में पाई जाती है? हमारे ये जो डेजर्ट्स में प्लांट होते हैं ना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ वहां पे पाई जाती है, क्योंकि वहां पे क्या करना है, एक स्पेशल प्रोसेस करना है, हमारे प्लांट को बहुत अच्छा क्या देना है, रिजल्ट देना है, कम फूड में और कम पानी के अंदर। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट करवा लिया है अपने अंदर। ठीक है, इनकी जो सेल्स हैं उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट है, और वो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का नजर आता है। देखो
रुको मैं नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ यार, टाइम पे ज्वाइन किया करो बच्चा पार्टी सारे के सारे। ये जो आपको ग्रीन कलर की जो सर्किल में मैं आपको सेल्स बना रही हूँ ना, दीज आर मीजोफिल सेल्स। जब मैं आपको प्लांट का एनाटॉमी बता रही थी तब मैंने आपको मीजोफिल सेल्स बताए थे, तो दीज आर मीजोफिल सेल्स। ठीक है, सर्कुलर शेप में होते हैं, डेंस होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ना मीजोफिल सेल के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? उस एंजाइम का नाम है हमारे पेपकेज। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? पेपकेज। पर यहाँ पे एक एंजाइम जो है वो एब्सेंट जो होता है वो होता है रूबिस्को। रूबिस्को क्या होता है? एब्सेंट होता है। मैंने आपको बताया था एक आरयूबीपी होता है। ठीक है, आरयूबीपी किसी को याद आ रहा है कहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था? कोई मुझे यस बताएगा? मैम। बोलो बेटा। मैम रीजनरेशन में। रीजनरेशन में C3 साइकिल का फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ मॉलिक्यूल जो था उसका क्या नाम था? RUBP। आरयूबीपी। तो बेटा मैंने आपको उसे बताया था, दो चीजें बताई थी, एक कार्बन डाइऑक्साइड से ये बाइंड करता है और एक ऑक्सीजन से बाइंड करता है। तो ये जिससे भी बाइंड कर जाता है उसके आगे वही लग जाता है। तो यहाँ पे CO, तो मतलब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी बाइंड करने की एफिशिएंसी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया गया है रूबिस्को। कुछ ऐसा समझो, यहाँ पे ऐसा हो रहा है बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, बस यहाँ पे ऐसा होता है इसलिए याद रखना कि रूबिस्को जहाँ भी नाम है मतलब उसमें CO2 बाइंड हुआ है, ये याद चीज रखना। अब आप आती है बात कि ये देखो, ये जो मीजोफिल सेल्स है इसके अंदर पेपकेज एंजाइम प्रेजेंट है और रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट है। वहीं इसके अंदर एक टाइप का अरेंजमेंट होता है, एक टाइप के सेल्स होते हैं जिसका नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, मैंने आपको डायग्राम भी बताया था लीफ का, उसके अंदर मैंने आपको बताया था बंडल शीट सेल्स। याद आ रहा है? यस मैम। लीफ की आपके जो एडेक्सियल और अबेक्सियल सरफेस था, तो आपके जो ऊपर वाला सरफेस था वहां पे मीजोफिल्स के नीचे, सबसे ऊपर मीजोफिल्स से, फिर उसके नीचे बंडल शीट सेल्स अरेंज से। याद आ रहा है आपको? यस मैम। डाइकोट मोनोकोट जो मैंने बताया था, तो वो ये क्या है? बंडल शीट सेल। अब ये जो बंडल शीट सेल होते हैं ना बेटा, ये क्या होते हैं? थिक वॉल्ड होते हैं, मोटे होते हैं इसके सेल्स। तो अब इसके अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? इसके अंदर प्रेजेंट होता है रूबिस्को। क्या होता है? रूबिस्को प्रेजेंट होता है। पर वहीं दूसरी तरफ जो पेपकेज होता है वो इसके अंदर एब्सेंट होता है। दोनों में अपोजिट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक टाइप का अरेंजमेंट है जो कुछ ऐसा है। पर इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले ये देख लो ये कैसा है। ठीक है, मीजोफिल में पेपकेज प्रेजेंट है और बंडल शीट में रूबिस्को प्रेजेंट है। ठीक है, मीजोफिल के अंदर बंडल शीट प्रेजेंट है ना? मीजोफिल सेल, हाँ ठीक है। देखो ये रहा आपका सेल, ये रहे हमारे मीजोफिल सेल और फिर इसके अंदर हमारे ये रहे बंडल शीट सेल। ठीक है, समझिए? तो आपके ऐसे चलेगा, देखो जैसे ये ऐसे कहानी है, मैंने अभी आपको ऐसे बताया था एक सर्किल में और उसके बीच में बंडल शीट सेल। तो आपको यहाँ पे ऐसे करके दिखा नहीं सकते थे क्योंकि इसका पूरा प्रोसेस अंदर करके ऐसे जाते हुए दिखाना है ना कि कैसे कौन सा जा रहा है, तो इसलिए ऐसे बनाया गया है। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीजोफिल में कौन प्रेजेंट होगा? पेपकेज या रूबिस्को? पेपकेज। यहाँ पे पेपकेज प्रेजेंट होगा और जो रूबिस्को है वो यहाँ पे एब्सेंट होगा। वहीं यहाँ पे हमारा ये क्या दिख रहा है? बंडल शीट सेल, इसके अंदर रूबिस्को जो है वो प्रेजेंट होगा और पेपकेज जो है वो होगा एब्सेंट। दैट्स इट, इतना याद रखो। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है? एटमॉस्फेरिक CO2, कहानी हर जगह वहीं से शुरू होती है। सबसे पहले मीजोफिल्स में क्या आता है? CO2। और वो CO2 कहाँ से आती है? हम रिलीज करते हैं, काफी काफी सारी चीजें हैं जैसे CO2 आती है। तो अब सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे CO2 का क्या होगा? फिक्सेशन होगा। पर CO2 का एक्सेप्टर जो होगा, CO2 का एक्सेप्टर, CO2 किसी के साथ जाके मिलेगा, वो किसके साथ जाके मिलेगा? फॉस्फोइनॉल
पायरोवेट। किसके साथ? फॉस्फोइनॉल पायरोवेट के साथ। इज दैट क्लियर? CO2 plus phosphoenol pyruvate combine and form C4 acid. C4 acid मतलब ये जो कितने कार्बन का है? 4 कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है ये। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो अब कोई इससे दिमाग लगा सकता है कि ये जो फॉस्फोइनॉल पायरोवेट है ये कितने कार्बन का होगा? बताओ कितने कार्बन का होगा? 3 कितने कार्बन कार्बन का? 3 कार्बन का होगा। 3 कार्बन का। आर यू श्योर? मैम 2। यस मैम। बेटा ये होगा 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, जिसको पेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PEP, पेप, फॉस्फोइनॉल पायरोवेट। तो इसको पेप भी बोलते हैं। तो CO2 और जो पेप है, यार देखो, 1 कार्बन ये रहा और 3 कार्बन ये रहे, तभी तो मिलके 4 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे। यस मैम। ठीक है, तो अब CO2 और पेप ने मिलके क्या बनाया? C4 एसिड। यानी कि फर्स्ट जो हमारा कंपाउंड बना है वो कितने कार्बन का बना है? 4 कार्बन का। और मैंने आपको C3 साइकिल शुरू करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था इसका नाम क्या होता है। C4 एसिड जो 4 कार्बन कंपाउंड बनता है उसका मैंने बहुत बार बताया। हाँ, क्या क्या? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। वेरी गुड। कौन था ये? थैंक यू। वेरी गुड। ठीक है, तो ये जो एसिड बना है इसको हम बोलते हैं OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, या फिर मैलिक एसिड। क्या है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या फिर मैलिक एसिड। किसी को नहीं पता? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, समझे बात? क्लियर है ये सबको? अब ये जो किसकी मदद से हुआ है? एंजाइम पेपकेस की मदद से हुआ है। ठीक है, यस मैम। क्योंकि यहाँ पे था कौन कंपाउंड? वो था पेप। तो पेप केस एंजाइम था, इसीलिए हमारा ऑक्सैलो एसिटिक बना है। अब C4 एसिड जैसे ही प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करेगा वो पहुंचेगा बंडल शीथ सेल में। यहाँ पे बंडल शीथ सेल में जाके जो C4 एसिड है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। C4 एसिड जो बना था हमारा यहाँ पे, वो यहाँ पे आएगा और क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन कुछ ऐसे होगा कि ये जो C4 है 2 पार्ट में टूट जाएगा। कैसे? ये बना देगा एक C3 एसिड और एक CO2। यानी कि वो क्या रिलीज कर देगा? CO2 को रिलीज कर देगा। मतलब 4 कार्बन कंपाउंड था तो एक CO2 अलग हो गई तो C3 एसिड ही बचेगा। हाँ कि ना? यस मैम। यस मैम। ये जो CO2 है इसका यहाँ पे एक रोल है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। बाकी उससे पहले देखो, ये जो C3 एसिड है जो यहाँ पे बना है, इससे पहले यहाँ पे एक टर्म मेंशन है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? डी कार्बोक्सिलेशन मतलब होता है रिलीज ऑफ CO2। C4 एसिड टूटा, 2 पार्ट में टूटा, एक C3 एसिड और एक CO2। तो CO2 क्या हो चुकी है? रिलीज हो चुकी है। तो जहां पे भी CO2 रिलीज हो रही है उसको क्या बोलेंगे हम? डी कार्बोक्सिलेशन। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहां तक? अरे हाँ के ना? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है, ये सॉर्टेड है। अब ये जो C3 एसिड जो यहाँ पे बना है ये बेटा वापस ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पे पहुंच जाएगा? यहाँ पे हमारे मीजोफिल सेल के अंदर। ठीक है, और ये यहाँ पे पहुंच के क्या करवाएगा? रीजनरेशन। क्या करवाएगा? रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन किसका करवाना है? यहाँ पे रीजनरेशन phosphoenol pyruvate which is 3 कार्बन कंपाउंड। क्यों?
क्योंकि ये साइकिल को हमें कंटिन्यू करवाना है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ था, CO2 और पेप केस मिले, पेप मिला और इन्होंने क्या बनाया, C4 एसिड। C4 एसिड कहाँ पे आ गया, बंडल शीट सेल में, और टूट के 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक C4 जब टूटा तो वो कन्वर्ट हो गया C3 एसिड में और CO2 के अंदर। तो जो CO2 है अब वो कहाँ गया, जो CO2 है वो ये जो बंडल शीट सेल दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर वो कौन सी साइकिल शुरू कर देता है, केल्विन साइकिल शुरू कर देता है। केल्विन साइकिल जो मैंने आपको बताई थी 3 स्टेप में होती थी, CO2 RuBp के साथ कंबाइन होके एक फर्स्ट कंपाउंड बनाता है जो कि 3 कार्बन का होता है। कोई मुझे नाम बताएगा? PGA, क्या? 3PGA। हाँ 3PGA। क्या बनाता है, 3PGA। फिर वहां पे एक स्टेप और होता है, फिर एक स्टेप और होता है, और वो पूरा साइकिल कंटिन्यूअसली चलता जाता है। तो वो साइकिल याद आ गया आपको केल्विन साइकिल का। और उस कार्बन साइकिल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, CO2 का आना। याद है मैंने आपको बोला था उसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, CO2 का आना। अगर CO2 नहीं आएगा तो वो साइकिल शुरू ही नहीं होगी। हाँ के ना? यस मैम। तो आप ये बात मानो वो जो साइकिल है वो हर जगह होती है, नो मैटर व्हाट। पर ये देखो जो नॉर्मल प्लांट्स आपको आसपास अपने घर के आसपास देख रहे हैं तो वो वाली साइकिल सब में होगी। पर वो जो डेजर्ट में प्लांट है उसके अंदर ये वाली जो साइकिल है ना, इतनी, ये वाली, ये साइकिल एक्स्ट्रा होती है। नहीं, ये मतलब पूरी जो साइकिल है ये एक्स्ट्रा होती है। यहाँ पे ये वाली जो साइकिल है ना ये भी होगी इनके अंदर। तो मतलब केल्विन साइकिल इज कॉमन इन ऑल, चाहे वो डेजर्ट के प्लांट हो या यहाँ के प्लांट हो या नॉर्मल कहीं के भी प्लांट हो, वो वाली साइकिल सब में होगी। पर ये वाली जो साइकिल है ना C4, ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होगी, हमारे जो डेजर्ट वाले प्लांट है उसके अंदर। समझ पड़ा ये बात? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? देख लो एक बार। मैम प्लाज्मोडेस्माटा ये जो ये स्ट्रक्चर में बीच में जो स्पेस है उसे बोलते हैं। हाँ देखो मैंने आपको जब एनाटॉमी पढ़ा रही थी तब मैंने आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बताया था लीव्स के अंदर आपके, ठीक है, कि लीव्स होती है, जैसे लीव्स है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने लेट से अभी आपका आएगा ट्रांसपोर्ट वाला। तो मैंने आपको बताया था 2 तरह के पाथवे होते हैं जिसमें वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। तो लेट से अब मैं इसको थोड़ा विजुअलाइज करती हूँ। कुछ सेल्स ऐसे अरेंज है, ठीक है, तो सेल्स एक साथ अरेंज है, तो इनके बीच में ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको पास ऑन करके पानी को जाना पड़ेगा, हाँ के ना, जिससे ये जुड़े हुए हैं। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स प्लाज्मोडेस्माटा, जिसको क्रॉस करना पड़ता है। मेरे को आज जैसे एक चीज को यहाँ से यहाँ भिजवाना है तो इस प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करना पड़ेगा। सॉर्ट ऑफ जंक्शन यहाँ पे भी आप जो देख पा रहे हो, ये देखो, ये सेल वॉल ही है, सेल वॉल, और ये क्या है, एक सेल वॉल। तो इनके बीच में जो जंक्शन है जहां से एक चीज दूसरी जगह पे जा पाती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। क्लियर है, सॉर्टेड है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसके अंदर? तो चलो ये मैंने आपको समझा तो दिया, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ कि क्या क्या इसके अंदर होता है। तो जैसे C4 पाथवे जो है वो किसके लिए अडेप्टेड होता है, अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। इसके अलावा जो C4 पाथवे होता है, C4 प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर जो फर्स्ट हमारा CO2 फिक्सेशन का प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो उसका नाम क्या होता है, OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन अराइज होगा आपसे कि जो बायोसिंथेटिक पाथवे, C4 साइकिल आपने पूरी देखी, ठीक है, C4 साइकिल के अंदर, अरे यार, C4 साइकिल के अंदर आपके सॉरी C4 प्लांट्स आपने देखे अभी, तो C4 प्लांट्स के अंदर मैंने आपको एक C4 साइकिल बताई और
एक C3 साइकिल बताई। क्या इसके अंदर दोनों साइकिल हो रही है? C4 प्लांट्स के अंदर C4 साइकिल भी हो रही है, C3 साइकिल भी हो रही है ना? C4 साइकिल कैसे हो रही है वो भी आपको पता है, और C3 साइकिल भी कौन सी हो रही है। तो क्वेश्चन ये अराइज होगा कि जो C4 प्लांट्स हैं उसके अंदर बायोसिंथेटिक पाथवे यानी खाना बनाने का काम, ग्लूकोज बनाने का काम कौन सी वाली साइकिल कर रही है? C4 साइकिल या C3 साइकिल? C4 साइकिल। कौन सी? C3। C3 साइकिल, मेन बायो सिंथेटिक पाथवे। यार मैंने आप लोगों को नहीं बताया था पूरा साइकिल का, C3 साइकिल का एम ही क्या था? ग्लूकोज बनाना। भूल गए? वो 6 बार चक्कर मारेगी तब एक ग्लूकोज बनेगा। यस मैम। तो C4 प्लांट्स में भी C4 साइकिल भी हो रही है, C3 साइकिल भी हो रही है, पर मेन बायोसिंथेटिक पाथवे जो है वो कौन कवर करेगा? हमारा C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल। ठीक है, याद रखना है, ये भूलना नहीं है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक की चलो बात करती हूँ, किसकी? कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ C4 प्लांट्स। तो क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक होंगे? सबसे पहले इनके अंदर क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी। इनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी होती है। मैंने आपको बताया मेसोफिल सेल्स, बंडल शीट सेल, और इस टाइप की स्पेशल लीफ एनाटॉमी को, जो अरेंजमेंट मैंने आपको बताया ना, इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। क्या बोलते हैं बेटा? क्रेन्स एनाटॉमी। जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया, दिस इज नोन एज क्रेन्स एनाटॉमी। ठीक है, अब ये बेटा क्या करते हैं? दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, जो इसलिए की वजह से ये क्या है? हमारे डेजर्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जैसे बहुत ज्यादा क्या होता है, हाईलाइट मतलब जो लाइट होती है ये उसके लिए भी काफी सेंसिटिव होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए मैं तभी जाके रिएक्ट करूंगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करूंगा। ये काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, इनको कुछ मिला ये खुश हो जाते हैं। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता। दे शो हाई लाइट इंटेंसिटी। यार खुद ही दिमाग लगाओ ना कि मतलब क्या होता है कि अगर डेजर्ट में, क्या अगर कम लाइट होती तो वो डेजर्ट में प्रेजेंट होते? तो क्या होता है जब बहुत ज्यादा लाइट प्रेजेंट होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ये तब जाके स्टिमुलेट होते हैं और ये अपना प्रोसेस करवाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दे लैक फोटो रेस्पिरेशन। इसके अंदर क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। और क्योंकि इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, इसीलिए इनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। इज दैट क्लियर? समझे? यस मैम। यस मैम। C3 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए C3 साइकिल की प्रोडक्टिविटी कम होती है। C4 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, इसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। अब वो कैसे होती है कैसे नहीं होती है वो मैं आपको पूरा फोटो रेस्पिरेशन समझाऊंगी ना, तब आप समझ जाओगे अच्छे से। ठीक है, चलो। हाँ, आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब आपको वो एंजाइम्स क्लियर है। मुझे ये बताओ आपके मेसोफिल सेल के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट था? पीके। ठीक है, और आपके बंडल शीट में? रुबिस्को। ठीक है, ठीक है, चलो। यहाँ पे आपकी जो, जैसे मैंने आपको बताया, ऑक्सैलो एसिडिक एसिड जो बनता है वो कितने कार्बन कंपाउंड होता है? 4 कार्बन। कार्बन कंपाउंड।
ठीक है, तो मैंने आपको बताया वो जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है ना बेटा, जो कि कितने कार्बन कंपाउंड होता है, 4 4। कार्बन कंपाउंड। तो वो क्या करता है, वो खुद कभी कभार और 4 कार्बन कंपाउंड या 4 कार्बन एसिड बना लेता है। तो कौन कौन से बनाएगा, एनी आइडिया? मैंने एक मेंशन किया था। मैलिक एसिड। वेरी गुड। तो वो होगा मैलिक एसिड। उसके अलावा बोल दो एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, ठीक है, यस मैम। सॉर्टेड। तो बस यही था आपका किसके अंदर बेटा, C4 साइकिल के अंदर। इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने का नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मैम ये जो आपने ओए के बारे में बताया एक बार और बता दीजिए। देखो, चलो पीछे चलते हैं। यहां मैंने आपको दिखाया था, ये कहाँ गया आपका C4 एसिड। हाँ, C4 एसिड जो है, यहाँ पे मैंने आपको लिखा था C4 एसिड जो बनता है वो कौन सा होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। तो वो, और उसके अलावा कभी कभार ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ साथ वो कौन सा और एसिड हो सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा OAA हो, उसके साथ साथ वो मैलिक एसिड भी हो सकता है, वो एस्पार्टिक एसिड भी हो सकता है। समझ रहे हो? तो अगर आपके आ जाए सिर्फ OAA, है ना, और अगर आपको ऑप्शन दे रखे हो मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, तो ऐसा नहीं कि बाकी को सिर्फ आप स्किप करते चलो, है ना, आप सिर्फ OA पे टिक कर दो। और डी ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, OAA, मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। आपके दिमाग में तो बार बार आएगा OAA बोला था मैम ने। तो अगर ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट OAA, सेकंड मैलिक एसिड, थर्ड एस्पार्टिक एसिड और फोर्थ D, ऑल ऑफ द अबव, तो आप क्या टिक करोगे? डी ऑल ऑफ ऑप्शन। द अबव। तो ये वो वाली चीज है। समझ पड़ रही है बात? यस मैम। अच्छा, ये देखो, इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? नो मैम। चलो, अब यहाँ पे मैंने देख रही हूँ कि यहाँ पे मैंने ना ऐसा एक डायग्राम आपके सामने रख रखा है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे बच्चा, वो किसी का क्वेश्चन आ नहीं रहा है मेरे पास। एनीवन? चलो, अब मैं ही पूछती हूँ। ये मैंने आपको बताया CO2 और ये फॉस्फो इनॉल पायरुवेट जोड़ेंगे C4 एसिड बनाएंगे। मैंने आपको बता दिया C4 एसिड क्या होता है। C4 एसिड यहाँ पे ट्रांसफर्ड हुआ 2D CO2 और C3 एसिड में। ये C3 एसिड क्या है? क्या है ये C3 एसिड? केल्विन पाथवे। केल्विन पाथवे? C3 एसिड नाम बोलो मेरे को, C3 एसिड का नाम बताओ। नाम बताना पड़ेगा, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। मानवी, क्या है C3 एसिड का नाम? रीवा, C3 एसिड का क्या नाम है? मैम पीजीए। बिट्टू, क्या है C3 एसिड का नाम? मैम आई थिंक फोस्फोग्लाइसिक एसिड। गुड, ठीक है, गुड गुड रीवा। तो आपका ये जो C3 एसिड है, इसका क्या नाम है? 3PGA। यार मैंने आपको बताया था C3 एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो बनता है हमारे C3 साइकिल में, उसको C3 एसिड ही बोलते हैं ना, 3PGA को। यस मैम। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। C4 एसिड OAA होता है, C3 एसिड 3PG होता है। ये आपको क्लियर, आपके दिमाग में सॉर्टेड रहना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे कि ये क्या है, C3 एसिड क्या है, बट किसी का नहीं आया। तो मुझे लगा होगा कि यार ये तो बहुत क्लियर है आप लोगों को। तो ये वाली कहानी यहाँ पे चल रही है। तो C4 साइकिल हार्ड थी क्या? तो यहाँ पे C3 साइकिल यहाँ पे चलेगी, इस वाली जगह। ये भी क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि नेम द प्लेस वेयर C3 साइकिल इज टेकिंग प्लेस, तो म्यूजियोफिल सेल ऑप्शन है और एक बंडल शीट सेल ऑप्शन है। तो आप कौन सा टिक करोगे? बंडल शीट। ठीक है, अभी मेरा साइकिल के अंदर ही C3 साइकिल होती है।
क्या? हाँ, ठीक है। तो अभी जैसे ये देखो C4 साइकिल है ना, रुको मैं ग्रीन से मार्क कर रही हूँ, ये जो साइकिल चल रही है ना ये वाली, ये दिस इज C4 साइकिल, ठीक है। और रेड वाली क्या है? हमारे C3 साइकिल, रेड वाली C3 साइकिल और ग्रीन वाली C4 साइकिल। और ये पूरी किसमें चल रही है? हमारे C4 प्लांट्स के अंदर। किसके अंदर? C4 प्लांट के अंदर। ये मैंने आपको जो पूरी साइकिल दिखाई है किसमें चल रही है? C4 प्लांट। यानी C4 प्लांट में C4 भी होती है और C3 भी होती है। समझे अभी? यस मैम। अभी कंफ्यूज ना होना इसमें। ये जो C3 एसिड है ये तो मैम मीजोफिल सेल में है ना? नहीं बेटा, ये यहाँ पे बन जा रहा है और ये बन के ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ पे? मीजोफिल सेल में। फॉर्मेशन विल टेक प्लेस इन बंडल शीथ सेल। जब C4, सबसे पहले मुझे ये बताओ C4 एसिड किस में बना? मीजोफिल में, बंडल शीथ में? मीजोफिल में। अब वो मीजोफिल से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है बंडल शीथ में। जैसे वो बंडल शीथ में ट्रांसपोर्ट होता है, टूट जाता है दो पार्ट में, एक CO2 में और एक C3 में। तो ये जो C3 है यहाँ पे बन गया, तो C3 बन के वापस ट्रांसपोर्ट हो जाता है हमारे कहाँ पे? मीजोफिल में। मतलब एक बार C4 उस वाले में, मीजोफिल में क्या बनता है? C4 और इसके अंदर बनता है C3। यहाँ पे C4 बन के यहाँ पे ट्रांसफर होता है और C3 यहाँ से बन के यहाँ पे ट्रांसफर होता है। ये वाली कहानी है। क्या इस कहानी में दिक्कत किसी को? इजी थी? ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पूरा डायग्राम बताया, इसका ना सॉरी एक नाम होता है। कोई मुझे बताएगा इस पाथवे का पूरा एक नाम होता है? स्लैक पाथवे। गुड। इसका नाम होता है हैच एंड स्लैक पाथवे। ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने दिया था, इसलिए इसका नाम है हैच एंड स्लैक पाथवे। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे इंस्टेड ऑफ ये C4 वगैरह के उठा के आपसे पूछ लिया जाएगा हैच एंड स्लैक पाथवे बोलो। तो आपको सारी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। जैसे C3 साइकिल को और क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल क्या है? हैच एंड स्लैक पाथवे क्या है? C4 C3। जहां पे भी कोई भी इंटरचेंजेबल टर्म है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है और ध्यान रखना है। और आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि कितने स्टेप्स हैं, स्टेप्स बताओ। तो आपको स्टेप बोलना है, एक फिक्सेशन हो रहा है, देन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अगर कंसीडर करना है करो, नहीं करना मत करो, इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। फिर हो रहा है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन, फिर वापस हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन, फिर हो रहा है हमारा रीजनरेशन। तो अगर मैं ऊपर ऊपर से बात करूं तो फिक्सेशन, डीकार्बोक्सिलेशन और रीजनरेशन, तीन प्रोसेस है, तीन स्टेप है। और अगर पूरा डिटेल में मैं बात करूं तो फिक्सेशन, ट्रांसपोर्ट, डीकार्बोक्सिलेशन, ट्रांसपोर्ट, रीजनरेशन। इज दैट क्लियर? तो आपको ये चारों स्टेप, पांचों स्टेप यहाँ के भी याद होने चाहिए, C4 के प्लांट्स के और C3 प्लांट्स के भी याद होने चाहिए। ऑप्शन में अगर 3 और 5 दोनों दिया हो तो हम क्या टिक करेंगे? वो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके, आएगा यही फिक्सेशन, डीकार्बोक्सिलेशन और रीजनरेशन, ठीक है। ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए दे रखा है, क्योंकि और अगर आपके अगर इफ इन केस आ भी जाता है तो आप फिक्सेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ट्रांसपोर्ट, रीजनरेशन, पूरा जो डिटेल दे रखा है ना, हमेशा डिटेल को प्रेफर करना इंस्टेड ऑफ कोई भी चीज जो ऊपर ऊपर से दे रखी है, ठीक है। यस मैम। तो आपके जो एंजाइम्स हैं वो याद में रखना जरूरी है कि यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस है किसने करवाया है? C4 एसिड कौन से एंजाइम ने बनवाया है? और यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, C3 एसिड जो बना है वो कौन से एसिड की वजह से बना है, ठीक है। आपको याद आया? अभी देखो, चलो अभी आपको यहाँ पे ये भी क्लियर हो जाएगा, एंजाइम आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। आपको C3 साइकिल हमने पढ़ी थी, उसके अंदर C3 एसिड बनता है और C3 एसिड
जो फर्स्ट का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है उसका नाम क्या था? रुबिस्को। RUBP। तो वो एंजाइम कौन सा हो गया? रूबिस्को। तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है? रूबिस्को, क्योंकि यहाँ पे C3 एसिड बन रहा है। अब यहाँ पे हमारा C4 एसिड बन रहा है, तो इसका फर्स्ट एक्सेप्टर जो है वो कौन है? पेप। तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा? केस। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है उसके बेसिस पे एंजाइम प्रेजेंट होगा। बच्चों को एंजाइम याद नहीं होता है तो आपको याद ऐसे करना है, C4 एसिड का बनने का फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है? पेप। तो एंजाइम पेपकेज। C3 एसिड यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सेप्टर C3 एसिड जब बनता है हमारे C3 में भी, है ना, साइकिल में, तो वो कौन होता है? RUBP। तो RUBP, तो इट इज रूबिस्को एंजाइम। ठीक है, इज दैट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? मैम एक बार रिपीट कर दूं? क्या रिपीट करूं, बताओ? आप मैम जो भी आपने बताया था। हमारे, आपको अगर एंजाइम याद ना हो कि भाई कौन सा एंजाइम आपके कहाँ पे प्रेजेंट है, तो जैसे मीजोफिल सेल है, तो मीजोफिल सेल्स के अंदर आपका जो फर्स्ट एक्सेप्टर है वो सबसे पहले क्या बन रहा है? C4 एसिड। C4 एसिड बन रहा है, किसका प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? पेप। पेप, तो कौन सा एंजाइम? पेपकेज। यहाँ पे मीजो हमारे बंडल शीट में सबसे पहला एसिड कौन सा बन रहा है? C3 एसिड। तो C3 एसिड कब बनता है? उसका प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है? दैट इज RUBP। तो RUBP एंजाइम एट दिस इज दैट इज रूबिस्को। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो दैट्स इट। वैसे तो मैं आज क्वेश्चन भी पूछने वाली थी आप लोगों से, बट इसमें मेरे को पता था वो काफी डिटेलिंग हो जाने वाला है ये। ठीक है, कोई ना, तो ये आप घर जाके पढ़ना। अब आपको बचा है फोटो रेस्पिरेशन, जिसका नाम है वेस्टफुल प्रोसेस, और एक टॉपिक है कि कौन लाइट, वाटर, H2O, ये कैसे हमारे फोटो जो प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है वो आपको देखना है, एक बार पढ़ लेना, इजी इजी है, ऊपर ऊपर का है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं और ये चैप्टर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास कब है आपका? कल है या परसों है? परसों। देखो बेटा, इस चैप्टर की टर्म्स, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि याद होने में दिक्कत आएगा, है ना, और वो तभी आएगा, आपको इजी पड़ेगा जब आप इसको बार बार करोगे। ठीक है, इस चैप्टर को बार बार आपको करना पड़ेगा, और देखो समझ के करना पड़ेगा। समझ के नहीं करोगे तो ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को जो रिकॉर्डिंग है 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, और जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि इस चैप्टर से इजी चैप्टर कोई भी नहीं है। अभी तक आपने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं ना, उनमें सबसे इजी चैप्टर है ये। चलो, जैसे मैंने कुछ बच्चे से, जैसे जैसे नैन्सी से मैंने चैप्टर के क्वेश्चन पूछे हैं, तो आई थिंक उसने काफी अच्छे आंसर दिए। तो नैन्सी, डू यू थिंक कि ये चैप्टर हार्ड है? नो मैम। नहीं, जिसके अंदर मुझे पता है इसने कि केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस वाला जो क्लास था वो भी स्किप किया, तो आपने उसका वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखा था? यस मैम, देख लिया था वो। तो समझ आ गया था? यस मैम। तो मतलब ऐसा ही है यार, कि मतलब इसको अगर आपने समझ लिया, और मैंने इसको बहुत टाइम लेके समझाने की कोशिश की है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर बार बार रिपीट ऑन करके देखना, समझ आ जाएगा। शुरू से शुरू करना, बीच में से नहीं, मन पड़ा 4th लेक्चर उठा लिया, 3rd लेक्चर, फर्स्ट से स्टार्ट करना। ठीक है, और मैंने आपको अटेंडेंस शीट भेज दी है, इसे भरो और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? मैम एक बार दोबारा भेज दो, मैं लीव हो गई थी। अरे यार, मैम आ गया, थैंक यू। चलो ठीक है, बाय बाय बाय। मैम बैच नंबर एक बार बता दो। ये देखो सत्यानाश, 11B06। ये देखो मैम, SRN नंबर क्या है यार? सुहानी को कोई SRN नंबर बता दो। स्टूडेंट आईडी। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन। बाय मैम।